फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पे वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें स्टार्टिंग में बता रखा है कि पालमपुर एक रियल विलेज नहीं है, बट हम लोग इतने सीधे साधे नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया गूगल पे सर्च करने पे पता चला कि पालमपुर रियली एग्जिस्ट्स इन हिमाचल स्टेट। तो इतना हमें बात चल चुका है, तो प्लीज़ अब इसको आप इमेजिनेशन की तरह मत पढ़ना कि भाई हाँ हम इमेजिन करना पड़े, भाई ये सच्ची में है जगह। तो प्लीज़ सोच समझ के पढ़ना ब्रो। और हाँ, मैंने इस चैप्टर पे मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी पे से नोट्स निकाल के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पालमपुर एक विलेज है, नॉट अ टाउन, नॉट अ सिटी, इट्स अ विलेज। उसके पास दो जगहें हैं। पहली है रायगंज, एक बड़ी विलेज जो उससे 3 किलोमीटर दूर है। दोनों के बीच का एक रोड कनेक्ट करता है, अच्छा खासा रोड। और उसी रोड से कनेक्ट होता है शाहपुर भी। शाहपुर एक स्मॉल टाउन है। अब ये मत सोचना कि शाहपुर छोटा हो, क्योंकि वो एक टाउन है और ये दोनों एक विलेज है। मतलब कि टाउन तो विलेज से बड़ा ही होगा ना, तो इसलिए इसको प्लीज़ टाउन की तरह ही देखना, विलेज की तरह मत देखना। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पालमपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। पालमपुर में हमारे पास है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कौन कौन सी, बुलेट कार्ट, टोंगास, बोगीज़, जैगरी, मोटर व्हीकल और साइकिल। अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल में से फ़ोटोज़ देख लीजिए इनकी, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा क्योंकि आपने इसको सर्च किया हुआ है। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं फैसिलिटीज़ में। फैसिलिटीज़ में हमारे पालमपुर के पास बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ हैं। मतलब कि वो एक विलेज को हम उसको पर्टिकुलर एक विलेज भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर फैसिलिटीज़ एक टाउन और सिटी की भी हैं। जैसे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, मतलब कि जो जितना भी पौधों को पानी देने का सिस्टम होता है उसको इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, वो भी अच्छा है। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। ड्रेनेज सिस्टम से हमें पर्टिकुलरली यहाँ मतलब उससे कि यहाँ पर मतलब कि नालियाँ जैसे कि नालियों का सिस्टम अच्छे से बना हुआ है ताकि बारिश के टाइम पे यहाँ पर कोई भी फ्लड जैसी एक्टिविटी ना आए, मतलब कि चाहे छोटी सी फ्लड है बट ना आए, ऐसा कुछ भी ना हो। उसके बाद आते हैं मतलब कि मेजर नेसेसिटी शॉप्स, मतलब कि जो मेजर नेसेसरीज है ना इनकी, कि जितना भी पालमपुर के लोगों को चाहिए चीज़ें, अपनी बेसिक चीज़ें, वो सब इनको शॉप्स में मिलती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ भी इनको मिलती हैं, उल्टा ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीपल एस और एस में भी आते हैं। बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पर अच्छा। और तो और यहाँ पर बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ हैं जो टाउन से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। आगे आती है हमारी ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या क्या है, तो हमारे पालमपुर में 75% लोग फार्मिंग में इन्वेस्टेड है। क्योंकि अब विलेज में क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर और बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज नहीं होती, तो फैक्ट्री वर्कर्स तो बनते ही नहीं है। एक दो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर भी ज़्यादातर एस के लोग जाते हैं, जो वहाँ के बहुत ज़्यादा हाई क्लास के पीपल होते हैं, वो ज़्यादा फार्मिंग में भरोसा करते हैं क्योंकि उनको वहाँ से मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो फार्मिंग में 75% लोग इन्वेस्टेड हैं और बाकी 25% लोग हैं जैसे कि शॉपकीपिंग में, डेयरी फार्मिंग से मतलब यहाँ पर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स और कैटल्स को पालना पोलना हुआ ना, उनको हम डेयरी फार्मिंग में डालेंगे। उसके बाद फैक्ट्री वर्किंग, मतलब कि 2-3 फैक्ट्रीज जो यहाँ पर हैं आसपास, गांव के आसपास, वहाँ पर भी कुछ वर्कर्स जाते हैं जिनको काम नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कुछ लोग हैं, लाइक अब यहाँ पर फार्मर्स को जब भी अपना सेल करना होता है चीज़ें, तो उन लोगों को जाना पड़ता है शाहपुर और रायगंज और शाहपुर जाने के लिए उनको एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले हमारे यहाँ पर हैं लोग। उसके बाद जो लास्ट आता है पोल्ट्री फार्मिंग लाइक जैसे कि हैन उनको पालना, उनको बेचना, वह सब कुछ पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी पता इस चीज़ के बारे में। आगे हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारी जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमारे जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा पालमपुर से ज़्यादातर रिलेटेड नहीं है, बट ये हमारी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली जाके पढ़ाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने हमें बता के रखी है। सबसे पहले हमें यहाँ बता रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले है लैंड, फिर लेबर, फिर फिजिकल कैपिटल जिसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और फिर आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल अलग अलग है, तो आप प्लीज़ उनको साथ में मत लेना क्योंकि ये अलग अलग ही हैं।
ह्यूमन कैपिटल से पूरा ही अलग मतलब है इनका, फिक्स्ड कैपिटल से भी अलग ही है। आगे आता है हमारा डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने यहाँ डिटेल में सब कुछ लिख रखा है कि कैसे ये वर्क करती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास लैंड। लैंड के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड हमारे लिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें उसको पर्टिकुलर रखना पड़ता है किसी जगह पे ही एक चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है। अब हम हवा में तो जाके कुछ नहीं बना सकते ना, अगर बनाना भी है तो उसके लिए जो मशीन चीज़ होंगी वो भी लैंड पे ही होंगी, वो हवा में उड़ेंगी नहीं। लाइक ऐसा तो होगा नहीं कि एरोप्लेन के अंदर हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना दिया है और हम उसी के अंदर उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते वो सारी फैक्ट्री चल रही है। ऐसा नहीं होता, अभी तो नहीं होता, बाद में हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो हमारे लिए यही है सबसे बेस्ट। इसलिए सबसे पहले आएगा लैंड। लैंड का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पालमपुर में कैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पालमपुर में हम लोग देख सकते हैं 75% लोग क्या करते हैं, हमारे पास फार्मिंग तो होगी तो लैंड पे ही। और अगर बाकी चीज़ों को भी देखें हम लोग, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़, तो ट्रांसपोर्ट में भी उनके पास ज़्यादा कोई एडवांस फैसिलिटी नहीं है कि हर कोई हेलीकॉप्टर में उड़ता हो वहाँ पर, नहीं, हर कोई हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ता, क्योंकि कोई भी हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ता वहाँ पर। बेसिकली वहाँ पर सारे लोग लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंडेंट हैं, इसलिए उसके लिए भी लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी चीज़ें जैसे कि हमारी शॉप्स, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब कुछ भी लैंड पर ही होती है। हम कैटल्स को हवा में लेके जाके तो उनका दूध निकालेंगे नहीं, लैंड पे रख के निकालेंगे, इतना खर्चा क्यों करना हमने बावला बन के। इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पालमपुर में, अब मैं आपको बता देता हूँ, पालमपुर में 80 अपर क्लास फैमिलीज़ हैं जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं। तो इसलिए पालमपुर में लैंड की फ़िलहाल तो हमें कोई कमी नहीं बता रही, आगे देखेंगे हम लोग क्या लैंड की भी कमी हो रही है या फिर नहीं। आगे हमारे पास 250 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड तो है फार्मिंग करने के लिए, बट वो 2 हेक्टेयर से कम है। अब 2 हेक्टेयर मैं आपको एग्जांपल तो नहीं दे सकता, लेकिन आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं 2 हेक्टेयर कितनी बड़ी जगह होती है, इमेजेस में जाके आपको दिख जाएगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर दिखा रखा है एंड रेस्ट आ लैंडलेस। अब बाकी के क्या है, लैंडलेस है। क्यों? क्योंकि या तो वो किसी और जगह से माइग्रेट करके आए हैं, या फिर उनके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है उनकी ऐसी कि वो लैंड खरीद सकें। ज़्यादातर जो लोग हैं, बल्कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर इज़ इन द कास्ट SCs एंड STs। वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट से लोग हैं, STs भी नहीं कह सकते हम लोग, शेड्यूल कास्ट ही कहेंगे, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब से लोग वहाँ बहुत कम हैं। क्योंकि 1960 में, शायद 1950 में सारे शेड्यूल कास्ट की हमने अपलिफ्टमेंट देख ली थी, इसलिए हम लोग उनको सारा शेड्यूल ट्राइब्स में डाल भी नहीं सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास लेबर। अब लेबर क्यों ज़रूरी है? अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान जो अब पैसे के लिए कोई काम कर रहा है उसको हम लेबर कहेंगे, किसी के अंडर काम करने वाले को हम लेबर कहेंगे। मान लीजिए कि मैं एक US में जाके एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, अच्छी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, या आप ही कर रहे हैं सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप ये किसी US में अच्छी सी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर इंडिया की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर 30 लाख सैलरी मिल रही है, भले ही आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको लेबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उसकी पेमेंट ले रहे हैं, इसलिए आपको भी लेबर कहा जाएगा। अब लेबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए लेबर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। क्यों पड़ती है? क्योंकि लेबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई काम करना है, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री खोली है, या फिर मान लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, या फिर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो आप उस फैक्ट्री में या तो आपको मशीन्स का काम लेना पड़ेगा। अगर आप मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लेबर का काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले ही 10,000 डिब्बे पैक नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के। आप अकेले ही बहुत बड़ी फील्ड को काट नहीं सकते, उसमें जितना भी आपने ग्रो कर रखे चीज़ें उनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, उस हिसाब से हमें ज़्यादा ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ह्यूमंस को हम लेबर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर मालिक होते हैं और वो लेबर होते हैं। हो सकता है हम वहाँ पर हो सकता है कि हम किसी के वहाँ काम करने जाए तो हम वहाँ लेबर होंगे, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं वो वहाँ का मालिक होगा। मैं आपको डिटेल में समझा दिया यार, मैं भी थक गया है ना। आगे आता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का हमें यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बता रखा है। फिजिकल से अभी हमें फिजिकल वर्ड से पता चल रहा है जो अलाइव है, मतलब कि जो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम फिजिकल बोल देते हैं चीज़ को, है ना। और कैपिटल से मतलब हमें पता है कि कुछ चीज़ इन्वेस्ट करने की कोई चीज़, है ना। तो फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ें आती हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल से मतलब ये होता है कि जो भी बिल्डिंग, टूल्स,
मशीनरी हमारी यूज़ हो रही है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। और जितनी भी मनी या फिर रॉ मटेरियल हमारा इन्वेस्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। क्यों? अब फिक्स्ड कैपिटल को बेसिकली ये बोला जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल ही इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको बस एक बार यूज़ कर सकते हैं, वापस वो हमारे पास नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप पैसे को हम वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार हमने किसी चीज़ में वो इन्वेस्ट कर दिए तो वापस हमें वो नहीं मिलेंगे, मतलब वही पैसे नहीं मिलेंगे, हमें उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, हमें वही पैसे नहीं मिलेंगे जो हमने उसके लिए डाले थे। और हमारे जैसे रॉ मटेरियल मान लीजिए आपने सीड्स कुछ डाल दिए ज़मीन में, तो हमें वो सीड्स नहीं मिलेंगे, हमें उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी बाकी की वेजीज या फिर ग्रेन्स, हमें जो भी चीज़ उगाई है वो मिलेगा, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल को क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रैक्टर होता है। अब हमने ट्रैक्टर से मान लीजिए फसल जोत दी है ना, तो फिर उससे क्या होगा कि ट्रैक्टर को हम सिर्फ अब एक फसल के लिए तो यूज़ करते नहीं है, हम आगे जितनी भी फसलें उगाएंगे उसके लिए उसी ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, बल्कि बार बार काम आ रहा है, इसलिए हम उसको फिक्स्ड कैपिटल में रखते हैं। आगे आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल है बेसिकली हमारी जो स्किल्स, एक ह्यूमन की स्किल्स जो किस प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करता है। हमने इसको पीपल एज रिसोर्स अपने पढ़ा था पिछले क्लास में, ह्यूमन कैपिटल को डिटेल में, फिक्स्ड कैपिटल को भी पढ़ा था, कि फिजिकल कैपिटल को फिर भी हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पिछली क्लास का किसको याद है ना। इसलिए ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली ये जितनी भी ह्यूमन की स्किल्स होती है, स्ट्रैटेजी एक ह्यूमन बिल्ड करता है किसी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए। अब प्रोडक्ट बन तो गया है मान लीजिए, उसको बनाने में जितनी स्किल्स लगी है ह्यूमन की, वो भी ह्यूमन कैपिटल में आती है, क्योंकि ह्यूमन की स्किल्स के बिना एक चीज़ नहीं बन सकती। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरे पास मशीन से टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं मशीन्स खरीद सकता हूँ, है ना। तो अब आप देखिए उस मशीन्स को बनाने के लिए भी किसी ह्यूमन का ही दिमाग यूज़ हुआ है। मतलब कि अगर ह्यूमन का दिमाग यूज़ नहीं होता तो वो मशीन बनती ही नहीं, और अगर वो मशीन नहीं बनती तो आप मशीन का यूज़ करोगे कैसे? और ऊपर से आपने भी अपनी स्किल्स लगाई, मतलब आपने भी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड की कि मैं मशीन का यूज़ करूँगा, है ना, वरना तो ह्यूमन खुद ही कर देंगे काम, है ना। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड की कि मैं मशीन से काम करवाऊँगा, तो उसमें भी आपका ह्यूमन कैपिटल यूज़ हुआ है। इसलिए डोंट टेक इट एज कि हाँ मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं होता ब्रो। जितना हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही सोच समझ के ही पढ़ाया जा रहा है। ये भी नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता, बट बल्कि मेजरली वो गलत होता है। अगर आपको लगे कुछ गलत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ब्रो, मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे को आगे याद रखो, है ना। इसलिए आगे आते हैं हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर का हमने देखा कि मेजर जो हमारा वर्क होता है पालमपुर में वो है फार्मिंग। तो फार्मिंग के अभी डिटेल में हमें दिखा रखा है कि फार्मिंग कैसे होती है, क्योंकि 75% लोग वही करते हैं, तो डिटेल तो देना ज़रूरी थी। So we already know that farming is livelihood for 75% of population of पालमपुर। हमें पहले से पता है कि 75% का पॉपुलेशन का जो मेजर वर्क है वो है फार्मिंग। अब प्रॉब्लम क्या है इसकी? दो प्रॉब्लम्स है बेसिकली, मेरे हिसाब से तो दो प्रॉब्लम्स है, बुक में भी दो प्रॉब्लम्स को बता रखा है। आगे अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम दिखती है तो प्लीज़ बताइए मेरे को, मैं बाकी के साथ भी शेयर करूँगा और आपको शाउट आउट भी मिल जाएगा। इसी वास्ते सत श्री अकाल मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। सो प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे पास बेसिकली? प्रॉब्लम वन ये है कि पालमपुर की पॉपुलेशन कर रही है राइज। पालमपुर की जो पॉपुलेशन है वो कर रही है राइज, लेकिन हमारे पास इतना लैंड लेकिन हमारे पास इतना प्रोडक्ट नहीं आ रहा है फार्मिंग का जितना हमें चाहिए था। कैसे? अब देखिए, अब किसी भी जगह की पॉपुलेशन राइज करेगी तो उनकी नीड्स भी राइज करेंगी, है ना। और जैसे किसी जगह की नीड्स राइज करेंगी उसके लिए आपको प्रोडक्ट भी अच्छा खासा चाहिए उनको सप्लाई करने के लिए। अब पालमपुर का जो लैंड है वो तो फिक्स्ड ही है कि जितने लैंड पे खेती हो रही है वो तो हो ही रही है, और अब हम उस पर ज़्यादा खेती भी नहीं कर सकते। तो जब आउटपुट मान लीजिए कि 10 बंदों को चाहिए 10 kg चीज़, है ना, हमारे पास चीज़ तो 10 kg है लेकिन बंदे 11 गए, कि लोग 11 हो गए, तो अब हर किसी को कम कम चीज़ मिलेगी, हर किसी को कम कम चीज़ मिलेगी, तो सेटिस्फैक्शन कम होगी तो वहाँ पर घाटा होगा उस जगह का, वहाँ पर डिजीज़ भी फैलेंगे
और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बल्कि प्रॉब्लम बस बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पालमपुर में। लेकिन इसका सल्यूशन दो तरीके से निकल सकता है। पहला कि हम लोग मॉडर्न फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, और दूसरा कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करें। अब सबसे पहले मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को डिस्कस करना चाहूँगा, मतलब कि हमारा मॉडर्न फार्मिंग को डिस्कस करना चाहूँगा। मॉडर्न फार्मिंग में भी एक प्रॉब्लम है, क्या कि 1960 में जितना ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग की हेल्प लेके उसको फसल को बढ़ाया जा सकता था वो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? अब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था एक मैक्सिकन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था नॉर्मन एसन बोरलॉग। अब ये हमें ज़्यादातर बताया नहीं गया कि किसने स्टार्ट किया था और कब हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नाम याद कर लीजिए, नॉर्मन एसन बोरलॉग। अब जो लोग स्पाइडरमैन के फ़ैन होंगे वो तो समझ गए होंगे, वो उनको तो नाम याद हो जाएगा, नॉर्मन एसन बोरलॉग। बट जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन में जो विलन है उसका नाम नॉर्मन ऑस्कॉब है, तो आप उससे नाम याद कर सकते हैं, नॉर्मन एस्टन बोरलॉग। अगर आपको इसकी वो चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। वहाँ आपको नॉर्मन एस्टन बोरलॉग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी, और अगर इन डेप्थ क्वेश्चंस आए भी तो आप उनका फेस आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुकी थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके कारण अब नहीं बढ़ सकती खेती। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो उसको भी पालमपुर के लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा सॉल्व हो भी रही है ये प्रॉब्लम। मल्टीपल क्रॉपिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक ही साल में अलग अलग फसलें उगाते हैं। लाइक पहले क्या होता था कि एक फार्मर क्या करता था कि अपने एक साल के अंदर अंदर सिर्फ दो ही फसलें उगाएगा, है ना, एक रेनी सीजन की और एक समर सीजन की। विंटर सीजन को बेसिकली मतलब कि जिसके 3 मंथ होते थे उनको वे जान देते थे कि इसमें आप अपनी ज़मीन को रेस्ट करने दो। वो भी एक अच्छा तरीका था कंपोस्ट डाल के उसको रेस्ट करने देने का। बट अब क्योंकि नीड्स बढ़ रही हैं तो फिर हमें अपना स्टाइल अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए लोगों ने क्या किया कि मल्टीपल क्रॉपिंग को आजमाना शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये लोग करते क्या है कि आपने उन 2 महीने में तो उगाते ही हैं, लाइक ये लोग रेनी सीजन में ज्वार बाजरा उगा लेते हैं, और विंटर सीजन में समर विंटर के जो बीच का सीजन आता है उसमें ये लोग उगा लेते हैं अपना वीट। और बाकी के सीज़न में ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखा होगा मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको। और बाकी का जो 3 मंथ रहते हैं, लाइक हम लोग देख सकते हैं, इन रेनी सीजन इट वॉज ज्वार एंड बाजरा, इन समर सीजन इट वॉज वीट, एंड इन विंटर सीजन बल्कि जो 3 मंथ आते हैं हमारे, कौन से 3 मंथ थे वो थे, जुलाई से नहीं, इट वॉज फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, या इट वॉज फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोटैटो को उगाते हैं, आलू को उगाते हैं, ताकि इन लोगों की सेल्स भी बढ़े और इनको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो, और ये लोग उसका प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल सके। अब मैं आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमारे बेसिकली आता क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमारे आते हैं यूजिंग HYV सीड्स, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी से मतलब क्या है, जो ज़्यादा उपज देते हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने 100 सीड्स उगाए, उनमें से 70 तक उगेंगे। इन सीड्स का क्या होता है, अगर आप 100 सीड्स उगाएंगे तो उससे 90 उगेंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके ना उगने के। आगे है यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब हम सब लोग जानते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जो बहुत बुरा भी है हमारे सॉइल के लिए, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है कुछ रीजंस के कारण। आगे है यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, मतलब कि अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करना बिना किसी साइंटिस्ट को दिखाए उसे। लाइक गवर्नमेंट ने अभी तो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं कुछ साइंटिस्ट जो सिंपल जो बताते हैं कि आपके सॉइल में क्या क्या जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनकी बात ना सुन के खुद से ही अपने केमिकल जाने लग जाते हैं। बस कहीं कहीं सुन लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बंदे ने साइंटिस्ट से सुन के ये केमिकल डलवाया अपनी सॉइल में, तो वो लोग क्या करेंगे, उसी केमिकल को अपने सॉइल में भी डलवा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उसको कहा है तो हमें भी कहा होगा, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि वो चीज़ें अलग उगा रहा है, मैं चीज़ें अलग उगा रहा हूँ।
इसलिए मेरे को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो उसको मिलेगा, पर मेरे को वो नुकसान ज़रूर मिलेगा जो उसको मिलेगा। ये लोग ऐसा सब लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारी सॉइल को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे, और फिर उनको अपने जो क्रॉप्स होते हैं उनका फेल होने की बैड न्यूज़ मिलती है। आगे आता है यूजिंग डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स। मतलब कि अभी पहले तो सिर्फ एक ही सिस्टम था हर गांव में, पालमपुर में पहले यही सिस्टम था कि वो लोग क्या करते थे, बगल वाले एक कुएं से पानी निकालते थे और उसी को वो लोग अपने खेतों में डाल देते थे। अब इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा लेबर लगती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ह्यूमन की स्ट्रेंथ भी लगती थी, और इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए अब बहुत ज़्यादा फीचर्स अप्लाई कर दिए गए हैं इरिगेशन सिस्टम में। जैसे कि हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं और हमारे पास बोरवेल्स हैं। ऐसे हमें वेल्स बना के, मतलब कि ऐसे हमें चीज़ें बना के दी गई जिससे कि खेत में खुद ब खुद ये पानी इरिगेशन सिस्टम बना रहता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव यूजिंग मॉडर्न मशीन्स। बल्कि मशीन्स का वो लोग यूज़ करते हैं। अब मशीन्स कौन कौन सी, जैसे कि जिसकी हमारे पास आते हैं ट्रैक्टर और भी बाकी सारी मशीन। मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, किसी में फार्मिंग ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं हूँ, बट या ये हमारे इसमें आते हैं। अगर आप लोग फैमिली आपके फैमिली में फार्मर है तो आपको पता होगा ज़्यादातर। और आगे आता है हमारे पास प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू मॉडर्न मैथड्स। अब प्रॉब्लम क्या क्या कॉज हो रही है मॉडर्न मैथड्स के कारण। सबसे पहली, H5V सीड्स को वाटर की बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि H5V सीड्स अब इनकी वैरायटी ऐसी होती है कि ये बहुत ज़्यादा यील्ड करते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा उपज करते हैं। तो ज़्यादा उपज के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी उतने ही चाहिए। तो उस हिसाब से ये लोग वाटर की बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर सॉइल इज़ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ डिक्रीजिंग। ये हम लोग अपने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मेरे ख्याल से, कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के कारण कैसे हमारे सॉइल और वाटर को पोल्यूट किया जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं, तो आई डोंट थिंक मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है। आगे है यूज़ ऑफ केमिकल इज कॉजिंग वाटर टू बी डेंजरस फॉर हेल्थ। ये मैंने आपको बता रखा है कि हमें 5th क्लास में बता रखा है। एंड दीज प्रॉब्लम्स कांट इवन बी क्योर्ड सो ईजीली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन प्रॉब्लम को हम ठीक भी नहीं कर सकते। मतलब कि इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि हमें अपनी ज़मीनों को 30 साल तक खुला छोड़ना पड़ सकता है अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बदतर हो गई तो। या तो यहाँ पर हमें कोई इननेचुरल फ्लड डालनी पड़ सकती है, फिर और भी बहुत ज़्यादा क्रूअल मेथड्स अपनाने पड़ सकते हैं। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। जैसे कि हमने बताया कि अब लेबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कि हमने पहले बताया कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम देखते हैं लेबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो लेबर की पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं आपको बता दूं, ये 60 फैमिलीज़ हैव इनफ लैंड। मतलब कि उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उनको और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है ही नहीं, और उनका इतना ज़्यादा ज़मीन उनके पास कि वो लोग खुद भी काम कर लेंगे तो उनसे पूरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको लेबर मंगवानी पड़ती है। अब वहाँ पर मैंने ऊपर बताया था आपको कि वो 80 फैमिलीज़ है, सॉरी गलती से हो गया था, वो 60 फैमिलीज़ ही हैं। शायद मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट या 240 फैमिलीज़ हैव लैंड बट लेस देन 2 हेक्टर्स। अब हमारे पास 240 फैमिलीज़ के पास लैंड तो है बट वो 2 हेक्टर से कम है। और 150 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। 150 फैमिलीज़ आर लैंडलेस, मतलब कि उनके पास ज़मीन ही नहीं है, जो बेसिकली बिलोंग करती हैं SC से। आगे है लेबर की प्रॉब्लम्स। अब देखो लेबर की प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमारे पास 240 फैमिलीज है, इनके पास 2 हेक्टर से कम ज़मीन है, तो वो अपनी फैमिली की मदद लेके आराम से अपने खेत में काम करवा सकते हैं, है ना। और हमारे पास 150 फैमिलीज ऐसी है जो लैंडलेस हैं, मतलब कि उनको काम चाहिए 150 फैमिलीज़ को, पर काम देने वाली फैमिलीज है सिर्फ और सिर्फ 60। तो मान लीजिए एक फैमिली ने अगर एक फैमिली को भी काम दिया तो भी हमारे पास बचती हैं बहुत 90 फैमिलीज़। मान लीजिए अगर 2 फैमिली को भी काम दे दिया तो भी 30 फैमिलीज़ हमारे पास बचेंगी, और उन 30 फैमिलीज़ का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उनमें से मान लीजिए 15 फैक्ट्रीज में चलेगी तो 15 फैमिलीज़ अनएम्प्लॉयड रह जाएंगी। अब क्योंकि वो 15 फैमिलीज़ अनएम्प्लॉयड है तो बाकी फैमिलीज़ को भी खतरा पड़ रहा है जो एम्प्लॉयड है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लेबर बढ़ जाएगी, मतलब कि
काम करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे लेकिन काम देने के लिए कम, तो काम देने वाले उसका फ़ायदा लेंगे और क्या करेंगे कि जो लेबर है उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे भी कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर तुम लोगों ने ज़्यादा चूंचा कि तो मैं तुम्हारी जगह उनको रख लूँगा और वो लोग तो पैसे भी कम मांगेंगे। इसलिए जो लेबर ऑलरेडी काम पे है उनको भी इसका घाटा होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पालमपुर में। आगे आता है हमारे पास नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब चैप्टर यहाँ इस पैराग्राफ के पास मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। हाँ शायद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट्स में लिख दीजिएगा आप जो भी चाहिए होगा आपको। मैं इसका PDF आपको पिन कमेंट में दे दूँगा। आपको ज़्यादा स्नैपशॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF पूरा दे दूँगा। आप इन नोट्स को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। एज आई टोल्ड बिफोर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो प्रैक्टिस इन पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया जाता है पालमपुर में। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले आती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग को मैंने आपको बता चुका है क्या क्या है। डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यहाँ पर डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने आसपास के शहरों में मोटरसाइकिल से जाके वो लोग, जैसे कि रायगंज और शाहपुर के जो बॉर्डर्स पे फैमिलीज आती है ना, उनको वो लोग दूध सप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका कोई डेयरी फार्मर्स ज़्यादा होते नहीं है, तो विलेज से डेयरी फार्मर्स आके वहाँ पर जाके मुनाफा कमा लेते हैं। दूसरा आता है फैक्ट्री वर्किंग। फैक्ट्री वर्किंग में भी बहुत सारे काम है, जैसे कि फैक्ट्री वर्किंग में वहाँ एक दो फैक्ट्रीज होगी जहाँ पर भी बहुत कम लोग ही काम कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मशीन्स का यूज़ होता है और वहाँ पर वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। और तीसरा आता है हमारे पास शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग का बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि शॉपकीपिंग से ही सब लोगों को अपनी बेसिक नीड्स मिलती है और इसका इकनॉमी में भी बहुत बड़ा हाथ है पालमपुर की स्टेबल इकनॉमी में। आगे आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा फार्मिंग के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला बल्कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारे पास यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स जितना भी अपना सामान लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने 2-3 टन अपना निकाला, 2-3 क्वांटल उन्होंने अपना उपज की, है ना, और उनको वो बेचना है दूसरी जगह पे जाके, तो उसके लिए वो खुद उठा के तो 20 kg लेके जा नहीं सकते सामान को, तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुक कर लेते हैं, जैसे कि अब ट्रैक्टर से चले गए या फिर किसी ऑटो वाले की सहायता से ये लोग दूसरे गांव में जाते रहते हैं। और बस सिस्टम भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हमारा बस सिस्टम आता है जो ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है उनकी, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ तो हैं सारे पालमपुर में लेकिन नॉन बेसिक नहीं है। मतलब कि जो चीज़ें थोड़ी कम यूज़ में आती है लेकिन आती हैं यूज़ में, वो पालमपुर में नहीं मिल सकती क्योंकि है तो वो एक विलेज ही ना। तो अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी हेल्प चाहिए यार आप लोगों की। मैं थोड़ी आप लोगों की हेल्प करते रहूँगा, मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दो, दोस्त तो हूँ मैं अभी आपका। तो बाय बाय, और प्लीज़ अपने कमेंट में #9 लिख देना ताकि मेरी वीडियो थोड़ी पॉपुलर हो जाए। ओके बाय बाय।